हेलो बच्चों। तो आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 11 तक करवा दिया था, इस मॉडल पेपर के सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 12। इस सीरीज में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो भी सवाल आपके नर्सिंग एग्जाम में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा ये जो पर्पस होगा आज का करने का, वो क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाना। तो बच्चों की जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का ये चैनल है, इसमें आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हो, आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए जो भी यूजफुल चीज़ें होती है वो सारा इस चैनल में डाला जाता है। तो अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो अपनी तैयारी को आप इससे भी बेहतरीन बनाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में और स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल पेपर नंबर 12। मॉडल पेपर के डिस्कशन से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक पहले एक ऐप भी है। आप उसे नर्सिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहां पर अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ साथ सारे टीचर्स का गाइडेंस। आप किसी टीचर से कनेक्ट करना चाहे तो वो भी आपको, कुछ टेस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं वो जो है आपको फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। बच्चों एक बार जरूर मेरे हमारे उस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को परखें कि आप कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई मॉडल पेपर नंबर 11 तक। जब आप मॉडल पेपर नंबर 12 कर रहे हैं तो जो 11 मॉडल पेपर है ना, उन सारों को एक बार देख कर आइए बच्चों। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये जो थोड़ा सा मॉडल पेपर है वो जो हम पिछला मॉडल पेपर कर रहे थे, उन 10 मॉडल पेपर का उन्होंने एक टाइप था, मतलब एक टाइप था, ये दूसरा टाइप। मतलब क्वेश्चन जो है ना इसी के अकॉर्डिंग आते हैं, बट उनमें जो चैप्टर लिए गए थे और इनमें जो चैप्टर लिए गए हैं वो अलग है। जैसे इसमें कुछ मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर लिए गए हैं, ठीक है। और इससे पहले में काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स के चैप्टर ज्यादा लिए गए थे, बट यहाँ पर मैकेनिक्स से ज्यादा सवाल लिए गए थे इससे पहले वाले मॉडल पेपर। और आज का जो मॉडल पेपर है इसमें मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो ज्यादा पार्ट है, ठीक है। तो वो भी आता है, आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इस डिस्कशन को। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे टॉपर्स हैं जो पिछले साल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और अपनी तैयारी को उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बनाकर आज वो किसी न किसी एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों पहला ही सवाल है हमारा आपका मॉडर्न फिजिक्स से कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम at n equal to 6 is given by En equal to -13.6 divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी n equal to 6 पे तुमसे आपसे पूछा गया है कि आप मुझे n equal to 6 पर मुझे एनर्जी बता दीजिए। आपसे पूछा गया है कि एनर्जी एट n equal to 6। आपको करना क्या है बच्चों, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आप पूरी दुनिया जानती है, तो आपको भी पता होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर होता है, ठीक है। आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने नहीं लिखा बट होता ही है, ठीक है, जो साइड में लिखा हुआ बाय एन स्क्वायर मतलब 36। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो -0.3777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एट n इक्वल टू 4, जिसमें आर नोट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम दे रखा है एंड n इक्वल टू 4 दे रखा है। आपको nth ऑर्बिट का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर एन, nth ऑर्बिट ऑफ आर 0.53 या 529 होता है, बट इन्होंने 53 लिखा, दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक सवाल इसी से रिलेटेड कुछ देर बाद भी आएगा, तो आप इस फॉर्मूला को नोट करेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी उस सवाल को करने को। तो अगर आप देखें यहाँ तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलें तो 0.53 इंटू एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 0.53 इंटू 16। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 16 थ्री जा 48 और कैरी कितना हो गया, कैरी आपका 4 हो गया और इधर हो गया 84। अच्छा, दो डिजिट के बाद डेसिमल है, दो डिजिट के बाद डेसिमल, ये कितना, तो ये इतना एंगस्ट्रम। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारा इसी के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8.48 एंगस्ट्रम आया, तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं इसे इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर इरेज तो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूँ।
रेज नहीं हुआ क्या? ये रेज हो गया, चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 न्यूटन मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन आपसे पूछा है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 300 न्यूटन मीटर। आपको फ्रीक्वेंसी के लिए क्या पता होता है? फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, ठीक है। फोटोन का स्पीड जो होता है वो सी होता है। फोटोन एक मासलेस पार्टिकल होता है, जो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, जीरो कहते हैं। और इसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट लाइट के बराबर की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप ये लिखते हैं तो ये होगा 3 × 10⁸ ठीक है। और लेमडा, लेमडा जो कि आपको हमेशा ऐसा यूनिट में लिखना है, मतलब ये अगर 300 न्यूटन मीटर है तो आपको इसका ऐसा न्यूटन मीटर को मीटर में बदलना होगा। और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है बच्चों 10⁻⁹ मीटर। तो 300 -9 मीटर, ये -9 है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 300 × 10⁻, कितना है में 3 × 10⁸ है, और यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7। क्यों सर? तो -7 इसलिए यहाँ डबल जीरो है, 9 है, तो ये डबल -9 और +2 दैट इज -7। 3 से 3 कट जाएगा, जब ये जाएगा तो 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, तो हर्ट्ज हो जाएगा, तो दैट इज 10⁻15 हर्ट्ज आवर फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अकॉर्डिंग टू दिस आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारा क्या है? दैट इज 600 न्यूटन मीटर अप्रोक्सीमेटली। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है E = H × और H, इसको हम आगे बढ़ाते हैं Hc/λ, ठीक है, ध्यान देना। Hc/λ को कई तरीके से लिखा जाता है। Hc/λ को 1240 न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर लिखते हैं इसको। फिर लेमडा भी अगर न्यूटन मीटर में लिखें तो ये जो वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेगा, ठीक है, 12 Hc का वैल्यू। और एक तरीके से अगर इन्होंने इन्होंने क्या पूछा है, आंसर इन्होंने जूल में दिया रखा है, तो जूल में करने के लिए Hc का जो वैल्यू आता है 2 × 10⁻⁻⁻⁵ 2 × 10⁻⁻⁵ लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय जो ये जो लेमडा लिखते हैं इन नैनोमीटर, ये जो लेमडा लिखते हैं बच्चों इन नैनोमीटर में लिखते हैं। ये जो मैं लेमडा लिखता हूँ वो नैनोमीटर में लिखते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये जो मैं लेमडा कह रहा हूँ, दिस लेमडा इज इन नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी इन मीटर। तो अगर आप इसको देखें तो 600 नैनोमीटर है, तो 600 को मीटर में लिखोगे तो 6 × 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। देखो 600 × 10⁻⁹ लिखते हैं, इन मीटर हो गया। अब 600 है, डबल जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपको हो जाएगा 1/3। अब ये देखना, मैं यहाँ इधर ही कर देता हूँ, 1/3 इंटू -25 + 7 हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 × 10⁻⁻18। देखो बच्चों, आप क्या इसे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3.3 हो जाएगा और 10⁻⁻19। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा इतना जूल इज द आंसर, मतलब एनर्जी हमारा इतना। ये भी फॉर्मूला सही है बच्चों, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 × 10⁻⁵ इंटू लेमडा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ई का फॉर्मूला, ई का कितना फॉर्मूला आ गया बच्चों? ई का आपके पास दो फॉर्मूला आ गए, क्या क्या? आप या तो आप ऐसे लिखिए कि ई बराबर टू, ई बराबर जो हमारा एनर्जी होगा, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय wavelength, this wavelength is in meter, sorry this wavelength is nanometer। and जब दूसरा लिखते हैं 2 × 10⁻25 डिवाइडेड बाय lambda, दिस lambda is in meter, ठीक है। अब ये दोनों चीज याद रखिएगा। एक तो ये हो गया, मैंने सारा चीज इरेज कर दिया। अगर आपको आंसर कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते थे पॉज करके, ठीक है, ध्यान देना। अगर दूसरा लिखते हो तो क्या, 2 × 10⁻25 डिवाइडेड बाय lambda इन किस में? इन मीटर। और ये आंसर किस में देगा? जूल। तो ये दोनों आंसर सही है। अब कहते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मोमेंटम इज 3 × 10⁻, इतना, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है, लेमडा बराबर होता है H/V, ठीक है। और H का वैल्यू जो बच्चों होता है वो 6.6 × 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। H इज द प्लैंक कांस्टेंट।
अब यहाँ पर जो P है मोमेंटम है, दिस मोमेंटम इज 3 × 10⁻²⁻²। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 332 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁻10 और ये सारा ऐसा यूनिट में। तो ये जो डी ब्रॉगली है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p, जहां पर जो लैम्डा होता है ना, ये उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन को जो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ बताता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो लैम्डा इक्वल टू h/p है, यहाँ पर जो लैम्डा होता है उस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया था उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ है ये लैम्डा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी व्हेन मास डिफेक्ट इज 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सॉरी उस ऊपर वाले का आंसर तो एक हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी व्हेन मास डिफेक्ट इज 0.005 kg। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर m0 c स्क्वायर। ठीक है, m0 का वैल्यू इन्होंने 0.005 दे रखा है और c का वैल्यू अगर आप c का स्क्वायर करते हैं तो c का स्क्वायर क्या होगा 9 × 10⁻16। देखो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप उसका स्क्वायर कीजिएगा बच्चों तो आपको मिलेगा 9 × 10⁻16, 9 × 10⁻16। तो आओ बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 40। देखो ये तीन डिजिट है ना, इसको तुम यहाँ सॉल्व कर लो, 3 0 लगा दो, अब कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाय क्या 1000 इंटू क्या 9 × 10⁻16। अगर आप इसको सॉल्व एक डिजिट इसको दे दो 45 को और दो डिजिट इसको दे दो तो क्या होगा 4.5 इंटू 10⁻14 जो थोड़ा सा बच्चों अगर आप बोलें कि मॉडर्न फिजिक्स में सर क्या थोड़ा सा टफ है तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। कंसेप्ट बच्चों बहुत आसान, ठीक है, कंसेप्ट बहुत आसान है। अगर आपको कैलकुलेशन ठीक से आता है देन दिस चैप्टर इज अ वेरी इजी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों बहुत ही आसान है। पहले मैं थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ ताकि जो है ना आपके लिए आसानी हो समझने। कहता है कि हाफ लाइफ इन 2 days रिमेनिंग, देखो आफ्टर एन एन हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ, जैसे कि कोई चीज फ्रैक्शन हो रहा है, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टी हाफ जो होंगे हमारा 2 to the power n का फॉर्मूला। ठीक है, ये दिस इज द हाफ लाइफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, मतलब रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर एन एन हाफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें अगर देखें कि हाफ लाइफ ये 2 days है तो 10 days में कितने हाफ लाइफ होंगे, तो 10 / 2 दैट इज क्या 5 हाफ लाइफ, तो 2 इन 1/2 to the power 5 दैट इज क्या 1/32 इज द आंसर। मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ nth हाफ लाइफ जो होते हैं 1/2 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं बच्चों आपको कि हमारा एक नर्सिंग गुरुकुल का ऐप भी है, आप उसे इस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं और एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए नर्सिंग के गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। ठीक है बच्चों, और कोई भी डाउट जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ आपको, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं या मेरी टीम उस कमेंट को लेगी। अगर वो कमेंट वहीं पर रिजॉल्व करने लायक रहा तो डेफिनेटली वी विल डू इट, अदरवाइज वी विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर यू। सो बच्चों हम हैं आपके लिए, मतलब आप हैं तो हम हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि कैपेसिटेंस व्हेन चार्ज 8 माइक्रोकूलम स्टोर्ड एट 40 मिली। ठीक है, देखो बच्चों आपको पता होगा कि हमारा Q बराबर होता है फॉर्मूला C इंटू V। ठीक है, जहां पर इन्होंने बताया कि चार्ज जो है 80 माइक्रोकूलम है, चलो भाई 80 लिख देते हैं। फिर हमारा C तुम्हें निकालना है इंटू V है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने माइक्रो माइक्रो को आपने कूलम में क्यों नहीं बदला, कि इन्होंने आंसर जो है बच्चों वो माइक्रो फैराड में दे रखा था तो बदलने की जरूरत नहीं है। शून्य से शून्य चला जाएगा, 4 2 8 आएगा, तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो 2 माइक्रो फैराड इज द आंसर। तो आपका जो कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आ गया, दैट इज ए 2 माइक्रो फैराड। ठीक है बच्चों, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस उसका पार्ट है।
ठीक है। कैपेसिटेंस में बहुत होता है कि आप दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है। ये सारी बातें जो होती है बच्चों वो थोड़ा हायर लेवल का है, बट नर्सिंग एग्जाम के लिए आपको कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप जिस तरह से यहाँ करवाया जा रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग बने रहिए, आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी और आप पाएंगे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं एग्जाम। ठीक है, आप लगा के देखिए, जितना ही मॉडल पेपर हुआ वो सारा एक बार कर लीजिए और किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को लगा दीजिए, देन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड एंड वी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो एनर्जी ई जो होता है दैट इज होता है हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया 8 और वी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 10 इंटू 10। ठीक है, 10 इंटू 10। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखा जाता है, पहले मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। 2 4 8, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400 माइक्रोजूल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और एनर्जी का एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ, एटलीस्ट एक दो और बता ही सकता हूँ। तो अगर आप देखें बच्चों कि इस जो हमारा हाफ सी वी स्क्वायर है, आप जो है यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं, सी वी इंटू वी लिख सकते हैं, और अभी मैंने बताया कि सी वी को आप क्यू लिख सकते हैं। तो हाफ क्यू इंटू वी इज द फॉर्मूला, ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, दैट इज फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि करंट व्हेन द चार्ज इज 300 माइक्रोकूलम फॉलो फ्लोज इन 100 सेकेंड। कहता है कि आप मुझे करंट बताइए अगर उसमें चार्ज 300 कूलम 100 सेकेंड में 100 सेकेंड के लिए फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो उन्होंने चार्ज बराबर बोला 300 कूलम और आई तुम्हें निकालना है, टाइम इन्होंने दे रखा है 100। तो आई बराबर सीधा यहाँ से आता है 300 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज ए 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर। ध्यान रखेंगे बच्चों इस सवाल में जो भी चीजें मैंने ली, क्यू लिया वो ऐसा यूनिट में, आई लिया ऐसा यूनिट में, टी लिया ऐसा यूनिट। अगर वो टाइम मिनट में दे रखा है तो पहले आपको उस मिनट को सेकंड में बदलना होगा, देन यू हैव टू अप्लाई द। फिर एक चीज और इस क्वेश्चन से और एक चीज सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट तो आपको पता होगा कि कूलम होता है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो ए इंटू टी होता है, कई बार आ चुका है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द चार्ज ए इंटू टी होता है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चार्ज क्यों एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये एक स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, रेसिस्टेंस when the voltage is 50 volt and the current is 10 ampere। तो ओम्स लो का फॉर्मूला होता है, ओम्स लो क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है I इंटू R। तो V हमारा कितना है बच्चों 50 है और I हमारा कितना है 10 है, और ये हो गया R हमारा क्या होता है कांस्टेंट, R हमारा क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, R हमारा क्या होता है कांस्टेंट, और जीरो से जीरो चला जाएगा तो R बराबर होता है क्या 5। ध्यान रखेंगे R हमारा कांस्टेंट होता है, ना तो ये मतलब V और I के बदलने से हमारा R नहीं बदलेगा, बट टेम्परेचर के बदलने से R बदल सकता है, लेंथ को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो R इक्वल टू एक रो एल बाय ए बाई फॉर्मूला होता है, जो हमारा R होता है दिस R इज ऑल्सो रो एल बाय ए। ठीक है, जिसमें रो को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, ए जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर R। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप ओम्स लॉ में V बराबर आई आर लिखते हैं तो V के बढ़ाने या घटाने से R में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि V के बढ़ने से I में I भी बढ़ता है या घटता है, मतलब दोनों सेम रेशियो में बढ़ता है, तो R में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि पावर पावर जो होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज अ पावर। चाहे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं या मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं, हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो इस सवाल में कहता है कि हमारा जो पावर डिसिपेटेड है, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, व्हेन वोल्टेज इज 40 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 8। तो P बराबर होता है बच्चों, आपको पता होगा P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय आर। V का वैल्यू यहाँ पर 40 इंटू 40 है, डिवाइडेड बाय क्या है 8 है। तो 8 5 जा 40। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, दिस आंसर इज हमारा हो गया 200 वाट। 200 वाट इज द आंसर, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो हमारा क्या कहता है कि आप जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दीजिए, एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्या। तो तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए जब इलेक्ट्रॉन मूव्स करता है 10 मिलीमीटर इन 5 सेकेंड। तो आपको पता होगा कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 मीटर, 10 टू द पावर -3, ठीक है, 10 टू द पावर -3 मीटर। तो जब हम ये डिफाइन करते हैं तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव्स किया है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो 10 मिलीमीटर है। तो आप इसे 10 × 10 टू द पावर -3 मीटर तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो आपको पहले इस मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा, दैट इज 10 टू द पावर -3। ठीक है, आप क्या बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी v बराबर होता है, अब वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 10 × 10 टू द पावर और 10 टू द पावर वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हमारा कितना है बच्चों 5 सेकेंड, तो 5 से 2 कट जाएगा, दैट इज ये कितना आएगा 2 × 10 टू द पावर माइनस। क्या मैंने बोला कि वेलोसिटी बराबर हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब नहीं है 2 × 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है बच्चों, याद रखना कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिलीमीटर में दिया हुआ था, तो आप मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं और फिर उसको आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो मीडियम के डेंसिटी के अकॉर्डिंग हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और न्यू बराबर हमारा होता है c/v। न्यू बराबर होता है c। न्यू का वैल्यू हमारा होता है 1.5, 1.25। सी का वैल्यू जो होता है वो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वी तुम्हें निकालना है, वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3/1.25 × 10 टू द पावर 8, डेसिमल को उड़ाओ, 2 जीरो लगाओ। ठीक है, अब देखो 25 से घटाओगे तो 25 से कटेगा 25 12, 12/5 को अगर सॉल्व करोगे और 2.4 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.44 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों को थोड़ा नहीं आया साइड से, तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ। यहाँ आंसर क्या है हमारा, जब इसे सॉल्व करोगे 12/5 × 10 टू द पावर 8 को, तो 12/5 × 10 टू द पावर 8 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.4 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। सिंपल है बच्चों, आप अगर ये सारे मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं ना, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत से बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेझिझक आप इसको करें और तब देखें आपके आपका परफॉर्मेंस कितना इनको बोलता है। कहता है पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 0.4 मीटर। पावर जो होता है बच्चों P बराबर होता है 1/n। ठीक है, जिसमें अगर हम पावर का ऐसा यूनिट होता है तो वो होता है वन, मतलब हम लोग लिखते हैं डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स होता है, बट दिस इज अ डायोप्टर। तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लिखा जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने फोकल लेंथ 0.4 दे रखा है। किस लेंथ की बात की इन्होंने इन्होंने ये बताया। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो दैट इज आ रहा है 2.5 डायोप्टर, 2.5। हाँ, 2.5 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ पावर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि इमेज डिस्टेंस व्हेन फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 45 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इमेज डिस्टेंस बोला, चलो मैं इसे लेंस कंसीडर करता हूँ, कन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ। सपोज इन्होंने ये बताना भूल गए कि ये कौन सा लेंस है, तो लेट अस कंसीडर दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस तो पॉजिटिव होता है और ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। इन्होंने फोकल लेंथ बता रखा है कि फोकल लेंथ कितना होता है 1/15 दे रखा है, और 1/v, 1/v तुम्हें निकालना है, माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस यू लिखोगे, बट ऑलरेडी एक माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा +40 + 45। अब इसे तो सॉल्व करना है बच्चों, 1/15 माइनस 1/45 इज इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा 15×3 = 45, तीन में से 45/2, 45/2 इज आवर बी। तो बी आपका यहाँ से निकल के आएगा 25.2 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट मैंने इसे कन्वेक्स लेंस मान लिया और सॉल्व कर लिया। अगर इसे कन्वेक्स लेंस नहीं मानते तो दैट इज डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर दैट दिस द फोकल मींस ये जो लेंथ, ये जो फिगर है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो कन्वेक्स लेंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही इजी सवाल। अगेन आप इसे एक लेंस लेंस मानकर सॉल्व कीजिए। लेंस मान के सॉल्व करने से क्या होगा, देखो जो मिरर में होता है, मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई, बट इन केस ऑफ ए लेंस द मैग्निफिकेशन इज ओनली वी बाई। ठीक है, तो आप अगर मैग्निफिकेशन लिखते हैं ओनली वी बाई, वी हमारा यहाँ 45 दे रखा है और मैग्निफिकेशन यहाँ यू हमारा -15 है, तो क्या होगा -3। देखो -3 तुम्हें ये बताता है कि -3 हमारा तुम्हें ये बताता है कि इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साथ ही साथ इनलार्ज होगा। सर ये देखो जो भी इमेज का करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, आप मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं। अगर आपका मैग्निफिकेशन आ गया तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि कैसा उसका क्या होगा। जैसे कि यहाँ मैग्निफिकेशन -3 आया तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, पर मैग्निफिकेशन हमारा 1 से बड़ा है तो इसलिए इनलार्ज होगा, और ये नेगेटिव में है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन द वर्क फंक्शन इज हाँ वर्क फंक्शन इज इतना। अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि एफ बराबर एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है, तो तुम्हें यू नॉट चाहिए तो न्यू नॉट बराबर होगा 5/5/h, ठीक है। तो न्यू नॉट बराबर 5 का वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि 9.9 इंटू 10⁻⁻90, और एच का वैल्यू तो तुम्हें मैं कई बार बताया हूँ 6.67 - 34 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 11 9 जा 9, 11 6 ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1.5 मिलेगा, ठीक है, 1.5 और -34 ऊपर जाएगा तो मुझे मिलेगा 10⁻15, 10⁻15 है। तो आंसर आएगा बच्चों इसका 1.5 इंटू 10⁻15 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों मैंने एक एक सवाल के बारीकी से बताया है, ठीक है। आप इस सवाल को कहीं भी अगर नहीं भी समझ में आ रहा था, देन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं या मेरी टीम उसे देखेगी, और अगर मुझे लगेगा कि मैं उसे एक अलग से वीडियो बनाकर समझाना चाहिए, डेफिनेटली वी विल डू इट, ठीक है बच्चों। ये जो सवाल अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, एज इट इज एक सवाल इससे पहले था, ठीक है, उस सवाल को हम लोगों ने किया है। तो बच्चों आप इस सवाल, ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा और ये आप मुझे करके कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है आयरन Fe के लिए, Fe के लिए जब आप ग्राफ बनाते हैं तब आपको इसके बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये कहता है द करंट डेंसिटी व्हेन द करंट 20 एम्पीयर, करंट डेंसिटी J होता है, J बराबर होता है I/A। तो इन्होंने I के बारे में बता रखा है, ये 20 है और एरिया जो है वो 5 है, तो आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर और मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। आप इसका डायमेंशन भी, अगर आप में कोई बच्चा अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो प्लीज बच्चों आप उसे डायमेंशन निकाल कर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल चेक इट दैट दिस योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, बिकॉज इनका डायमेंशन बहुत जरूरी है, इन्होंने कई बार एग्जाम में पूछा भी है। फ्लक्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड 60 न्यूटन पर कूलम एंड एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर। आप मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 60 न्यूटन कूलम होता है और एरिया 4 मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होता है, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग एल्स फाई बराबर होता है E cos, ठीक है, E cos, ठीक है, और इसे हम E.8 लिखते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर किसके किसके बीच, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल होता है दिस इज दैट। बट अगर हम देखते हैं कि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे cos थीटा इज 0, तो हम वहां पर डायरेक्ट फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज E इंटू ए। हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज 60 न्यूटन और एरिया जो है वो 4 है। तो सॉल्व करेंगे 60 इंटू 4, इट विल बी ए 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कैसे, देखो बच्चों एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन न्यूटन पर कूलम होता है, इसीलिए जब हम पूरे को कंबाइन करते हैं देन वी विल गॉट क्या, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आप सभी बच्चों को यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। Now let us proceed with the next part, and this next part is what, energy is stored in inductor L equal to 6 Henry and current is equal to 3 ampere। तो एनर्जी हमारे जो इंडक्टर का एनर्जी होता है दिस इज E इक्वल टू हाफ ऑफ L इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ऑफ एल का वैल्यू कितना होता है 6 और आई का वैल्यू कितना होता है 3 का स्क्वायर। तो 2 3 जा 6 हो गया और ये कितना हो गया 9 इंटू 3 दैट इज 27 जूल, 9 इंटू 3 दैट इज 27 जूल, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, हमारा आंसर कितना हो गया 27 जूल। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 200 न्यूटन मीटर, ठीक है।
तो आपको देखो, ये भी सवाल मैंने इससे पहले भी करवाया, मैं एक बार फिर से भी करवा देता हूँ। न्यू बराबर होता है सी बाय लेमडा। न्यू बराबर होता है सी बाय लेमडा। सी मतलब अपने अभी मैंने बताया कि जो हमारा फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, बट उसका स्पीड जो होता है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दैट इज 3 × 10⁸ और जो हमारा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ हमारा 200 × 10⁻⁹ होता है। -9 मतलब अगर इसे मीटर में चेंज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी चीजें दी गई है वो आपका ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो आप इसे ऐसा यूनिट में बदलिए। तो आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो 3/2 दैट इज 1.5 तो होगा ही, और ये सारा ऊपर जाएगा और 10⁻15 हर्ट्ज बन जाएगा। देखो मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट इससे पहले वाले सवाल में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से हमारा रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर हाफ लाइफ, एन एन हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होता है बच्चों, वो 1/2n होता है। तो 1/2 दैट इज, मुझे लगता है ये ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 1/64। ठीक है बच्चों। फिर अगला सवाल है कि नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है वो एंड और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। इसका जो बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है वो y बराबर e डॉट b पे बार होता है। अब देखिए, अब जब हम दोनों इनपुट ए 1 और 1 डालेंगे, तो 1 × 1 पे रिवर्स क्या होगा, 0 दे देगा। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वर्क डन इज 100 जूल एंड चार्ज इज 20 किलो। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बुला हुआ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हमारा यहाँ 100 है और ये 20 है, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा कितना, 5 वोल्ट। क्या आंसर आ गया बच्चों, तो 5 वोल्ट इज द करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ये कहता है कैपेसिटेंस व्हेन एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी बोल दिया बच्चों, ठीक है, इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड 600 माइक्रो जूल एंड वोल्टेज इज 40 वोल्ट। तो आपको पता है कि एनर्जी जो होता है वो होता है क्या, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और हाफ ऑफ सी वी का मतलब एनर्जी का वैल्यू हमारा 1600 है, हाफ सी का वैल्यू निकालना है, और वी का स्क्वायर कितना, 40 × 40। तो 40 × 40 कितना हो गया, ये तो कट जाएगा पूरा, तो सी बराबर यहाँ से क्या है, 2 माइक्रो फैरेड। ऑप्शन इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14। तो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों पता होता है, E बराबर होता है S इंटू न्यू। एस का वैल्यू 6.6 × 10⁻−34 इंटू कितना होता है, 8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई, 8 × 10⁻14 या 10⁻14 इंटू, बोथ आर सेम। मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को तुरंत कंफ्यूजन हो जाता है, 10⁻14। तो अब अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो आपको मिलेगा दिस इज 5.28 इंटू 10⁻−19 जूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो ये हमारे आज मॉडल पेपर नंबर 12 भी आज खत्म हो गया बच्चों। तो इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली आप अपनी क्वारी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी क्वारी को टैकअप करेंगे, और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट और प्रीवियस ईयर से पेपर मिल जाएंगे, और सारे टीचरों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक लक बच्चों, आप सभी बच्चों को अपने एग्जाम के लिए, आने वाले 1-2 महीने में आप सभी का एग्जाम है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार इसी तरह से बनाए रखें, और हमारे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।